In this question, consider two neutral concentric conducting thin spherical shells of radii r and 3r. A particle of positive charge q is fixed at a distance 2r from the common center of the shells. The inner shell can be electrically connected to the outer shell through a resistance R1 with the help of switch S1, so in the figure, and outer shell can be grounded through a resistance R2 with the help of another switch S2 as on the figure. How much total heat is dissipated in the resistance R1 after the switch S1 is closed, keeping the switch S2 open until a steady state is reached. तो इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ इसको क्लोज किया हुआ है, इसको भी ओपन रखा गया है। इसका मतलब ये जो इतना पार्ट है ये सर्किट का पार्ट नहीं होगा, और एक तरीके से ये जो वायरिंग यहाँ से है तो वो इसको बिना टच करते हुए यहाँ से निकल रही है, और उसके बाद में इसका कनेक्शन फिर आउटर के साथ है। तो एक तरीके से ये जो वायरिंग है वो वायरिंग इनर शेल को आउटर शेल से कनेक्ट करने वाली वायरिंग है। और जब भी हम इस तरीके की वायरिंग से आपस में इनको कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट का मतलब क्या निकला कि जो भी हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल स्फीयर्स हैं, अगर सपोज अंदर वाला अगर हायर पोटेंशियल पर है तो उससे लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर पर चार्जेस का फ्लो होगा थ्रू दिस पाथ, और ये तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल्स इक्वलाइज नहीं हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर चार्जेस का फ्लो बंद हो जाना चाहिए, करंट इसमें फ्लो होना बंद हो जाना चाहिए, और चार्जेस का फ्लो बंद होगा तब जब पोटेंशियल्स दोनों के यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बस ये देखना है कि कितना चार्ज वगैरह कुछ फ्लो होगा, और उससे हम हीट वगैरह की कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितनी हीट जनरेट हो रही है। और वो हीट जो होगी हम बोल देंगे कि वो हीट इस रेजिस्टेंस R1 में जनरेट हो रही होगी, क्योंकि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इसी के थ्रू होते हुए यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। तो अगर हम ये देखना चाहें कि कौन हायर पोटेंशियल पे है इनिशियली जब से इसको क्लोज नहीं किया गया था, तो एक बार हम इसे भी यहाँ पे देख सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। तो लेट अस फाइंड आउट कि विच शेल इज़ एट हायर पोटेंशियल। तो मैं थोड़ा डायग्राम को सिंपलिस्टिक वे में बना रहा हूँ, मैं ये सब इधर के जो सर्किट डायग्राम्स उनको नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं इन दोनों को ही ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे डायग्राम अननेसेसरली यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ऑब्वियस है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि अगर ये एक शेल है और शेल में अगर अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। और मैं अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो चार्जेस का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो इस पर चार्जेस ज़रूर इंड्यूस होंगे, लेकिन वो चार्जेस जो भी इंड्यूस होंगे, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है तो नेट चार्ज जीरो इंड्यूस होगा इसके ऊपर। कुछ लाइन्स यहाँ से टर्मिनेट हो रही होंगी, फिर कुछ लाइन्स यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही होंगी, ठीक है, तो ऐसा होगा। और अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं और सपोज मैं अगर इसकी कुछ थिकनेस अज्यूम करता हूँ, जस्ट एक बार के लिए हम इसकी थिकनेस को दिखा देते हैं, हल्की सी एक थिकनेस अज्यूम कर लिया अगर हमने इसमें, और इसमें अगर मैं एक गॉसन सरफेस लूँ इस तरीके से सपोज इस मटेरियल के अंदर, तो इस मटेरियल के अंदर जब मैं गॉसन सरफेस लूँगा तो वो गॉसन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होता है इसके अंदर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसन सरफेस शुड बी जीरो। तो हमारा ये कहना है कि इस पर तो नेट चार्ज जीरो ही इंड्यूस हो रहा है, चाहे कैसे भी इंड्यूस हो रहा हो, वो कुछ माइनस यहाँ पे कुछ प्लस यहाँ पे कैसे भी इंड्यूस हो रहा होगा, तो इससे तो कोई नेट चार्ज आया ही नहीं। और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होना चाहिए। तो ऑन दिस इनर सरफेस माइनस क्यू चार्ज शुड बी डेवलप्ड, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव करके जीरो चार्ज डेवलप हुआ होगा इसके ऊपर। और माइनस क्यू यहाँ पे है तो बाहर वाले सरफेस से फिर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ये, क्योंकि दिस शुड बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो बाहर प्लस क्यू होगा और ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दिस विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अंदर के जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से ये बाहर वाला अफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो दिस विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब रहेगा इसमें। मैं ए और बी के पोटेंशियल्स यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ए का पोटेंशियल जब मैं लिखूँगा, तो अब मैं एक कंडक्टर का पोटेंशियल लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा। तो मैं सेंटर का लिखूँगा और उसी को मैं बोल दूंगा कि वो ए का पोटेंशियल है। तो इसके खुद के चार्ज की वजह से सेंटर पे कोई पोटेंशियल आ नहीं पाएगा, क्योंकि सभी चार्जेस का इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से, और नेट चार्ज यहाँ पर ही जीरो है, तो खुद के चार्ज की वजह से नहीं आ पाएगा, इस चार्ज की वजह से आएगा। और ये डिस्टेंस हमें गिवन है कि ये कितना है 2r, तो इट इज़ KQ/2r। ये जो चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंटर वाले पॉइंट से ये चार्ज जो है, यानी कि इस सरफेस पे जो भी चार्ज है इनर सरफेस पे, वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगेन यहाँ पर हो जाएगा माइनस आ जाएगा, -KQ डिवाइड बाय, और रेडियस इसके 3r बाहर वाले की वजह से। तो बाहर वाले की वजह से भी वैसे ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई बीच में थिकनेस तो है नहीं यहाँ पे, तो KQ/3r।
तो इफेक्टिवली ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पर, और नेट पोटेंशियल हो जाएगा KQ/2R। आउटर शेल का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल कितना होगा, तो बी का पोटेंशियल लिखने के लिए अब आपको इन चार्जेस का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो, सपोज आप ये बाहर का कोई एक पॉइंट लेते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, तो यहाँ से रेडियल लाइन्स इस तरीके से निकल रही होंगी, और नेट चार्ज फिर जब आप एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे इस तरीके से बनाओगे, तो इस गॉसियन सरफेस में जो नेट चार्ज आएगा वो Q के बराबर आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली KQ/R²। और पोटेंशियल बाहर वाले सरफेस पे, तो पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि आप इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहे हो और उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन बिल्कुल जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए करना पड़ता है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए जैसा करना पड़ता है वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली वो KQ/रेडियस के बराबर हो जाएगा, और ये KQ रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3R। तो ए और बी के पोटेंशियल्स मैंने लिख दिए हैं, ए का है KQ/2R, बी का पोटेंशियल है KQ/3R। ऑब्वियस है कि ए का पोटेंशियल हाइयर है यहाँ पे, तो जब आप इन दोनों ए और बी को किसी भी तरीके से कनेक्ट करोगे वायर के थ्रू, तो ए से बी की तरफ चार्जेस का फ्लो होगा यहाँ पे, और अल्टीमेटली इनके पोटेंशियल जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो मैं अब नेक्स्ट डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ जिसमें इनको आपस में कनेक्ट करते हुए दिखाते हैं। तो सपोज ए और बी को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो अगेन मैंने डायग्राम को सिंपल रखने के लिए बस केवल इनको दिखाया है यहाँ पे। एक्चुअल डायग्राम इज दिस वन जो यहाँ पे बना हुआ है पहले से। अब हमें यहाँ पे क्लैरिटी है कि कुछ चार्ज यहाँ से गया होगा। अगर हमने ये नहीं भी किया होता तब भी हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन फॉर मोर क्लैरिटी एंड कैलकुलेशंस मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो ये चार्ज यहाँ पर Q, सपोज़ ये जो अंदर वाला स्फेयर यहाँ से Q चार्ज यहाँ पर गया है। अब अंदर जो भी हलचल यहाँ पर हो रही है तो हमें पता है कि उसके वजह से बाहर किसी भी तरह कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, बाहर Q चार्ज अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बस अंदर ही अंदर चार्जेस जो हैं बस कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ से Q गया तो यहाँ पे -Q एक्स्ट्रा आ गया, और पहले से कितना था -Q यहाँ पर, सॉरी Q यहाँ से गया तो यहाँ पर Q आ गया, और -Q पहले से था तो Q चार्ज यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से Q चला गया क्योंकि ये न्यूट्रल था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -Q। तो अब अंदर जो स्फेयर है उस पर -Q चार्ज हो जाएगा इसके सरफेस पे, यहाँ पे हो जाएगा Q-Q, और बाहर वैसा का वैसा बना रहेगा Q। इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अल्टीमेटली बस आपको पोटेंशियल्स इनका लिखना आना चाहिए। तो ए का पोटेंशियल आप लिखोगे तो अब यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये जो स्मॉल Q का इफेक्ट है वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो एक तो आप इस चार्ज का लिख लो ये जो चार्ज है यहाँ पर KQ/2R, जिससे पहले लिखा गया था वैसे ही हो गया। फिर ये जो चार्ज है कहाँ पे लिख रहे हो, पोटेंशियल सेंटर पे लिख रहे हो, और उसी को बोल दोगे कि इस पूरे के लिए हर जगह वही पोटेंशियल होगा। तो -KQ डिवाइडेड बाय इसकी जो रेडियस है वो रेडियस R के बराबर है। इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो KQ-Q डिवाइडेड बाय 3R, और जो बाहर का चार्ज है दिस चार्ज KQ/3R। ठीक है, तो सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर इसके अंदर लिख दिए गए हैं। इसमें बी का पोटेंशियल आप लिखो, बाहर वाले का पोटेंशियल। तो बाहर वाले के लिए अभी भी हमने देखा है कि जस्ट कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो बाहर के लिए तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो अभी पोटेंशियल वही आएगा KQ/3R। तो अल्टीमेटली आपको इन दोनों के पोटेंशियल्स बराबर करने हैं। ठीक है, फाइनली इनके पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो VA = VB हो जाएगा। VA = VB आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। जो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप ये देखोगे, ये नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इनको इक्वेट करोगे तो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी कैंसल्ड। अल्टीमेटली आप इस पूरे को जीरो कर रहे होगे। ठीक है, और ये नोटिस करने वाली बात है। तो इसमें आप क्या नोटिस कर सकते हो कि ये बाहर के सरफेस का जो चार्ज है एक तरीके से वो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। जब भी आप ए और बी के बीच में आपस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो उसमें ये वाला जो चार्ज है स्पेसिफिकली बाहर के सरफेस पे, चाहे वो कितना भी हो, क्योंकि जब आप ए का एक्सप्रेशन लिखते हो तब भी ये चार्ज उसी तरीके से पोटेंशियल यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है KQ/3R। जो आप इसका खुद का पोटेंशियल लिख रहे हो तब भी वही KQ/3R। तो ये चार्ज है कितना, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस चार्ज पे एक तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा है, और आप अल्टीमेटली ये जो अंदर की पूरी क्वांटिटी है इस पूरी क्वांटिटी को ही जीरो के बराबर रख रहे हो। तो
अल्टीमेटली दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, और पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो ए का पोटेंशियल फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, तो ए का पोटेंशियल फाइनली आप इस पूरे को जीरो के बराबर रख रहे हो, या फिर आप ऐसे समझो कि ए का पोटेंशियल फाइनली बी के बराबर हो गया है, और बी का पोटेंशियल है कितना, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 3r, तो ए का फाइनली पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा के क्यू बाई 3r, या फिर इसके बराबर हो जाएगा के क्यू बाई 3r। तो एक बात हमने यहाँ पे ये नोटिस कर लिया इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई r, के क्यू माइनस क्यू बाई 3r। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो इसमें जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो कैपिटल क्यू वाले टर्म्स को आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है और यहाँ पे माइनस में 1/3 आ रहा है, तो इट विल बिकम 1/6। तो के क्यू बाई 6r माइनस 2/3 के क्यू बाई r, ये स्मॉल की वजह से है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके देखोगे तो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू है वो q/4 आ जाएगी। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर इतना है कि चार्जेस का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा, कहाँ पे क्या क्या चार्जेस होंगे वो यहाँ से पता किया जा सकता है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि हीट कितनी जनरेट हो रही है। तो हीट कितनी जनरेट होगी उसका आंसर सिंपली ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो लॉस यहाँ पर कितना हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के लिए अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि लिखना मुश्किल है, इसमें चार्जेस किसी भी तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं पर यूनिफॉर्म है, कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल एनर्जी के आंसर लिखने यहाँ पर इतने आसान नहीं होंगे। तो मैं उस पाथ के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख करके यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी पॉजिटिव वर्क करता है वही पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के बराबर हो जाता है। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ट्रू है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि चार्जेस का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है उन चार्जेस के फ्लो को आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें भी आप इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल है तो इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है, तो एक तरीके से वी ए माइनस वी बी टाइप का हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा होगा यहाँ पर कि जब यहाँ से यहाँ पर ये चार्ज जा रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ जब ये चार्ज जा रहा होगा तो उसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हुआ था कहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस था स्टार्टिंग में ए और बी के बीच में, देयर वाज सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा छोटे छोटे चार्जेस के लिए कि स्मॉल डी क्यू चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, तो डी क्यू चार्ज के फ्लो होने में कितना वर्क हुआ, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तब उससे यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वही एक तरीके से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या हीट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग लाइक दिस, हीट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू दिस वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। तो किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे अगर आप चार्ज को क्यू वगैरह मान के चलते हो तो उस टाइम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे, जैसे वी माइनस वी बी अगर आप यहाँ से करोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये पूरा टर्म यहाँ पर बचेगा। यानी कि ये जो टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, तो इस टर्म को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ये वी माइनस वी बी के बराबर होगा। तो वी माइनस वी बी के बाई आर विल बी कॉमन, के बाई आर को आप कॉमन निकाल लो यहाँ से, और क्या क्या बचा, क्यू बाई 6 माइनस 2q/3 डी क्यू। और जो q है यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको आपने एक तरीके से यहाँ पे q से रिप्रेजेंट किया है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो स्टार्टिंग में 0 से लेकर के फिर फाइनली कितना चार्ज फ्लो कर जाता है टोटल q/4, तो इट इज़ वेराइंग फ्रॉम 0 to q/4। तो सिंपल से यहाँ पर इंटीग्रेशन की इक्वेशन आप इसको इंटीग्रेट कर लो, k/r इट विल बी q/6 इंटू क्यू, और ये हो जाएगा q²/3 0 to q/4। लिमिट्स वगैरह आप पुट कर लो इसमें, तो k/r ये जो आप यहाँ पर इसमें रखोगे तो इट विल गिव q²/24। इसको जो आप यहाँ पे रखोगे तो 48 हो जाएगा, तो q²/48 इनका माइनस करोगे तो q²/48 हो जाएगा। और अगर आप k की वैल्यू भी पुट करना चाहते हो इसमें तो पुट कर लो, तो q² 48 इंटू 4 192 हो जाएगा, 192 4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड या दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट,
और ये सारा जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही हो रहा था, यहीं से चार्ज फ्लो होके गया होगा, यहाँ से अंदर वाले स्फीयर से यहाँ से चार्ज होते हुए गया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सारी हीट है वो इस रेजिस्टेंस R1 पे डेवलप हुई, R1 पे डिसिपेट हुई इतनी हीट यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल्सो द आंसर फॉर द हीट डिसिपेटेड ऑन रेजिस्टेंस R1। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन स्टेडी स्टेट इज रिच्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S1, तो S1 को हमने क्लोज कर दिया था और क्लोज करने से एक स्टेडी स्टेट आ गई थी, और उस स्टेडी स्टेट में हमने देखा था कि वहाँ तक पहुँचने में कितनी हीट जनरेट होगी, फाइनली चार्जेस की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी वो हमने देख लिया था। द अदर स्विच S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो जब यहाँ पे स्टेडी स्टेट पहुँच गई तो आपने S2 को वापस S2 को भी क्लोज कर दिया, पहले S2 ओपन था। हाउ मच टोटल हीट इज डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच S2 इज क्लोज्ड, तो S2 क्लोज करने के बाद में अब कितनी हीट यहाँ पे डिसिपेट हो रही है वो पता करना है। अनटिल अ न्यू स्टेडी स्टेट इज रिच्ड, जब तक एक नई स्टेडी स्टेट यहाँ पे नहीं आ जाती है तब तक चार्जेस का अगर फ्लो होता है तो उस फ्लो से कितनी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है वो पता करना है हमको यहाँ पे। तो अगेन मैं इसका एक सिंपलिस्टिक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। तो आप ये माइंड में रखो कि जो हमने पहले S1 को क्लोज किया था उससे स्टेडी स्टेट जो रीच हुई थी, उस स्टेडी स्टेट में हुआ यहाँ पर यह था कि यहाँ से कुछ चार्ज, यानी कि इनको हमने कनेक्ट कर दिया था, यहाँ से कुछ चार्ज इधर फ्लो कर गया था, उससे यहाँ पे माइनस Q चार्ज आ गया था। इन चार्जेस की वैल्यूज़ भी हमने कैलकुलेट कर ली थी इसमें, और यहाँ पे Q माइनस Q और यहाँ पर एक Q चार्ज था। तो इन दोनों के पोटेंशियल A और B के पोटेंशियल्स हमने बराबर कर दिए थे, ठीक है, तब जाके ये स्टेडी स्टेट आ गई थी। अब इसके बाद में क्या किया गया कि स्विच S2 को क्लोज किया गया। स्विच S2 क्लोज करने का सीधा सा एक मतलब यहाँ पर यह है कि आपने बाहर वाले को अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया इसको। तो देयर इज अर्थिंग ऑफ द आउटर कंडक्टर, आउटर जो शेल है उसकी अर्थिंग यहाँ पर हो गई है। अब अर्थिंग हो जाने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, इट मस्ट हैव जीरो पोटेंशियल, लेकिन इसके पास में कुछ चार्ज था तो B का कुछ ना कुछ पोटेंशियल था यहाँ पर। तो B का पोटेंशियल कितना था, KQ/3R, इतना पोटेंशियल था यहाँ पर इसका पोटेंशियल अब जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि एक तरीके से हायर पोटेंशियल पे था, इसको जीरो पोटेंशियल तक पहुँचना है, तो चार्जेस का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और चार्जेस का फ्लो यहाँ पर अब इस तरीके से होता रहेगा यहाँ पर। अब B का जो पोटेंशियल है वो सिंपली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अगर ये चार्ज जीरो हो जाएगा तभी जाकर के B का पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये चार्ज जो है वो अर्थ में चलता चला जाएगा, लेकिन जब ये चार्ज अर्थ में जा रहा होगा तो क्या इस चार्ज के चेंज होने से अंदर कोई हलचल होगी यहाँ पे, क्या चार्ज A से B की तरफ भी फ्लो होगा या कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे। तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा है कि जो बाहर का चार्ज था उस बाहर के चार्ज की वजह से इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता है, यानी कि बाहर का जो चार्ज है उसके वजह से ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल जो आप डिफरेंस लेते हो इन दोनों का, तो वो जो डिफरेंस है दिस VA माइनस VB वो है इस वैल्यू से इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आउटर Q, जो आउटर Q है उससे ये इंडिपेंडेंट है। अब ये भली चार्ज यहाँ पे चलता चला जाए, चेंज होता जाए, उससे A और B का जो एक इक्विलिब्रियम टाइप का आ गया था, एक स्टेडी स्टेट आ गई थी इनके बीच में, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका मतलब देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन A एंड B, नो फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि स्विच S1 के थ्रू या रेजिस्टेंस R1 से कोई चार्ज फ्लो होने वाला नहीं यहाँ पे। नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस स्विच S1 या रेजिस्टेंस R1, इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इनमें कोई भी हीट डेवलप नहीं होगी। तो R1 में कोई हीट डेवलप नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली ये जो R2 है यहाँ से होते हुए बाहर वाली सरफेस से होते हुए चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है इसमें, तो R2 पे डेफिनेटली हीट जनरेट होगी। और वो हीट कितनी जनरेट होगी, तो जो चार्ज Q है वो Q से जीरो हो गया है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था इस रीजन के अंदर का तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा चला जाएगा। जब ये चार्ज चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चला गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर थी वो भी चली जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर थी, तो जो शेल के लिए सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शेल का भी ये होता है कि सरफेस से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और उस इनफाइनाइट रीजन के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर रहती है। तो जो लॉस होगा यहाँ पे वो लॉस कितना हुआ, लॉस हो जाएगा KQ²/2R फॉर्मूला होता है, तो R की जगह पे यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 3R, तो 2 × 3R, तो KQ² / 6R, अगर आप K की वैल्यू रख लेते हो तो Q² / 24πε/R, तो दिस मच एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ चार्ज, और वो लॉस्ट होगा थ्रू R2। तो R2 में हीट का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, दिस इज़ द हीट थ्रू
टोटल हीट थ्रू द रेजिस्टेंस R2। दूसरा तरीका आप वापस से वही क्यू डी वी वाला लगा सकते हो यहाँ पे, तो डी क्यू इंटू कुछ वी कर लेंगे यहाँ पर इसमें, और वी एक तरीके से इसके और ग्राउंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो किसी भी टाइम पे अगर डी क्यू चार्ज गया और उस टाइम पे अगर चार्ज कैपिटल क्यू हम मान लेते हैं जस्ट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वी कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी के क्यू बाई आर, ये 3R हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर लो और आप इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो उससे भी आपको यही आंसर मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 6R, जो कि 24 हो जाएगा अगर हम के की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का आंसर है कि R1 के थ्रू जीरो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, कोई अंदर फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाहर वाले चार्ज से इंडिपेंडेंट है, बाहर में चार्ज चेंज होता रहे, अंदर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर इसमें। और आप ये भी देखो कि फाइनली ए का पोटेंशियल भी जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि ए का पोटेंशियल हमने कहाँ पे छोड़ा था, हमने इस टर्म को जीरो किया था जो हमने प्रीवियस पार्ट किया था, तो मैंने उसमें इसीलिए उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि इसको हमने एक तरीके से जीरो कर दिया। अल्टीमेटली दिस पार्ट इज़ नाउ जीरो। तो ए का जो पोटेंशियल है वो फाइनली जस्ट इसके बराबर हो गया के क्यू बाई 3R, या फिर इसके बराबर हो गया बी के जो कि है के क्यू बाई 3R। और ए का पोटेंशियल कितना था यहाँ पर अभी इसमें के क्यू बाई 3R था, इसको तो हमने ऑलरेडी जीरो कर रखा था। क्यू की वैल्यू कितनी आगे थे क्यू बाई 4, उसके लिए पार्ट जीरो हो चुका था। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये जीरो था और ये अगर जीरो हो गया तो ए का पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा इसमें। तो फाइनली सबके पोटेंशियल्स यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। रेजिस्टेंस R1 में से कोई हीट जनरेट नहीं हो रही है इसके अंदर, रेजिस्टेंस R2 से जो हीट जनरेट हो रही है उसका ये वाला आंसर है।